हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। और लास्ट क्लास में जो है ना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो पहला टाइप था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो इसका दूसरा टाइप है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, जिसको कि हम लोग बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं MDD, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। याद करो मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में क्या बतलाए थे कि जब किसी क्रिस्टल में केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो उसके आइडियल केमिकल फार्मूला की तुलना में अधिक हो तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मतलब उसमें मेटल केटायन का जो नंबर है वह एनायन की तुलना में बढ़ जाएगा। और ऐसा होने का दो तरीका था। पहला था कि कुछ एनायन अपने लैटिस पॉइंट से हट जाएं और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जहां से एनायन हटे हैं जिस लैटिस साइड से, उसको कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर ले। और दूसरा तरीका था कि कोई एक्स्ट्रा केटायन ही आकर के क्रिस्टल में जो इंटरस्टिशियल साइट है उसको ऑक्यूपाई करे और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वहीं अगल बगल में जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यह दो तरीका था और दोनों की वजह से हम लोग देख रहे थे कि क्रिस्टल कलर्ड हो रहा था, पैरामैग्नेटिक हो जा रहा था, ऐसे कई रिजल्ट सामने आ रहे थे। तो जैसे मेटल एक्सिस डिफेक्ट में बताए कि उसमें जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है ना, वह आइडियल केमिकल फार्मूला की तुलना में अधिक होता है, बढ़ जाता है। अब चूंकि यहाँ मेटल डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, मतलब उस प्रकार का क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें मेटल का कमी हो जाएगा। मतलब फार्मूला से जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो दिख रहा है वह नहीं होगा, बल्कि उसके तुलना में रेशियो क्या होगा, कम आ जाएगा। तो यदि किसी क्रिस्टल में केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो उसके आइडियल केमिकल फार्मूला की तुलना में कम हो तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मान लें कि MX कोई आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल है इसका मतलब हुआ इसमें कि जो केटायन है M+ और एनायन X- दोनों अभी 1:1 है, रेशियो 1:1 का है। ये आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मूला है। अब चूंकि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ मेटल कम हो जाएगा। तो इसके लिए भी दो तरीका है। पहला तरीका है कि मेटल में कुछ घटा दिया जाए 1 - डेल और नॉन मेटल को उतना ही छोड़ दिया जाए, या दूसरा तरीका है कि मेटल को उतना ही रहने दो बल्कि नॉन मेटल को बढ़ा दो 1 + डेल, जहां डेल स्मॉल फ्रैक्शन है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। MX कोई आइडियल क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल। M+ केटायन है, X- एनायन है। फॉर्मूला से भी दोनों का रेशियो क्या है, 1:1। हम लोग को मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होने का मतलब कि मेटल केटायन उसमें कम हो जाएगा। तो शुरू में दोनों तो 1:1 है, तो मेटल केटायन को कम करने के दो तरीके हैं। पहला कि इस मेटल एटम को ही वहां से हटा दिया जाए, मतलब जो 1 है उसमें से कुछ घटा दिया जाए, मतलब कुछ एटम क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे, डेल को ये स्मॉल फ्रैक्शन हुआ 0.1 0.2 करके ऐसे। या दूसरा तरीका है कि मेटल केटायन को उतना ही रहने दो, नॉन मेटल को बढ़ा दो, 1 + डेल कर दो। तो जब नॉन मेटल वाला एनायन बढ़ाओगे तो फिर भी जो है केटायन का संख्या क्या हो जाएगा, कम। तो ये दो तरीके हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करने के। पहला तरीका हुआ कि केटायन अपने लैटिस साइट से गायब हो जाए, और दूसरा कि कोई एनायन आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। जैसे मान लो कि कोई क्रिस्टल है, ये पहले वाला तरीका की बात कर रहे हैं। इसमें मान ले ऐसा कोई क्रिस्टल है, केटायन एनायन उसमें अरेंज्ड है। कोई आइडियल क्रिस्टल ले ले जिसमें केटायन एनायन के अरेंजमेंट को हम लोग दिखला रहे हैं ऐसा। अच्छा, मान लो यहाँ A+ केटायन है, B- एनायन है, फिर A+ केटायन, B- एनायन, A+ केटायन, B- एनायन, अगेन A+ केटायन, B- एनायन एंड A+ केटायन। ऐसा
ये आइडियल क्रिस्टल है ऐसा। अब चूंकि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसमें से जो पहला तरीका बताया कि मेटल एटम वहां से कम हो जाएगा, मतलब मेटल एटम अपने लैटिस साइड से गायब हो जाएंगे। मेटल एटम कहने का मतलब कि जो मेटल केटायन है, तो मान लें कि जो कोई केटायन है A+ ये अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाए, तो जब लैटिस पॉइंट से गायब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ केटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा ना, केटायन वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो जाना है ऐसा। तो यहाँ ठीक है केटायन का संख्या कम हो गया, लेकिन चार्ज भी तो बिगड़ गया। केटायन का संख्या कम होने के साथ साथ प्लस चार्ज का भी संख्या यहाँ कम हो गया। तो इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, मतलब क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई बगल वाले केटायन पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ओरिजिनल क्रिस्टल में केटायन पर एक प्लस चार्ज है, तो अब क्या होगा कि बगल वाले केटायन पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2+। तो एक प्लस जो यहाँ से हटा था उसके बदले में एक प्लस यहाँ बढ़ गया, तो प्लस चार्ज सेम रहा पहले के जैसा, बस केटायन का संख्या कम हो गया, मतलब मेटल एटम का संख्या कम हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ केटायन पर एक प्लस है यहाँ 2+ है, तो ऐसा पॉसिबल है। और कब पॉसिबल है, जब मेटल एटम का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ना हो। जैसे तुम सोडियम लोगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है +1, ये कभी चेंज नहीं करेगा। ये नहीं कि सोडियम प्लस हटा तो सोडियम 2+ बच गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। Mg2+ लोगे तो Mg2+ हट गया, तो ऐसा नहीं कि Mg4+ वाला बच गया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो उस प्रकार का मेटल एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो। और हम लोग जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो बीच में है एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वही क्रिस्टल्स के द्वारा एग्जिबिट किया जा सकता है जिसमें उसके मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो। जैसे कॉपर पर सिंगल प्लस भी होता है, कॉपर पर डबल प्लस भी होता है। तो मान लो कि सिंगल प्लस वाला हटा, यहाँ डबल प्लस वाला बच गया, क्योंकि तुम मान के चलो कॉपर का कोई क्रिस्टल लोगे, सपोज Cu2 हम लेते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। कोई जरूरी नहीं है कि इस क्रिस्टल में सारे क्यूप्रस आयन ही होंगे, कुछ कुछ क्यूप्रिक आयन भी हो सकते हैं +2 वाले। उसी प्रकार से मान लो आयरन का लेंगे फेरस ऑक्साइड, तो कोई जरूरी नहीं कि सारे फेरस आयन ही रहेंगे, फेरिक आयन भी हो सकते हैं, Fe++ भी हो सकते हैं। मतलब जिसमें मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो वैसे ही क्रिस्टल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एग्जिबिट करेंगे। और इस कैटेगरी में जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उन सारे कंपाउंड्स में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें कोई केटायन अपने लैटिस साइट को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और क्रिस्टल के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई नियर बाई केटायन पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से Cu1+ हटा तो यहाँ Cu2+ वाला हो सकता है, तो चार्ज बैलेंस रहेगा लेकिन केटायन का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इस टाइप के डिफेक्ट का, आयरन पाइराइट। आयरन का एक और है आयरन पाइराइट, फॉर्मूला होता है FeS2, आयरन पाइराइट। इसका जो नेचुरल कलर है ना, नेचुरल कलर जो है वो कुछ गोल्ड के जैसा है, सोना के जैसा। आयरन पाइराइट का जो नेचुरल कलर है वो कैसा है, गोल्ड, सोना का जो कलर होता है एलोइस टाइप का, उस प्रकार का होता है। अब इसमें आयरन जो है प्रोड्यूस करता है, मतलब इस क्रिस्टल में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि आयरन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है। इस वजह से क्या होता है कि इस क्रिस्टल में, मतलब आयरन पाइराइट के क्रिस्टल में प्रोड्यूस हो जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और उस डिफेक्ट के चलते यह जो क्रिस्टल है ना इस शाइन करने लगता है, मतलब इसमें लस्टर आ जाता है, चमक आ जाता है। तो रंग तो पहले से ही सोना के जैसा है और डिफेक्ट आने के चलते इसमें लस्टर भी आ गया, चमक भी आ गया, तो देखने में लगेगा जैसे कि सोना ही है, जबकि सोना है नहीं, ये तो आयरन का ओर है।
लेकिन नेचुरल कलर था सोना के जैसा और डिफेक्ट आने के चलते चमकने भी लगा उसके जैसा। इसीलिए इस आयरन पाइराइट के क्रिस्टल को जो है फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। फूल्स गोल्ड माने मूर्खों के लिए सोना, मूर्खों का सोना। अरे सोना के जैसा लग रहा है लेकिन सोना है थोड़े, ये तो डिफेक्ट के चलते वैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। मैंने नहीं पता चल रहा है क्या है तो खरीद लिए सोना समझ के, जबकि वैसा है नहीं। तो यह था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और उसका कंसीक्वेंस एक एग्जाम्पल के साथ। फूल्स गोल्ड क्या होता है, एग्जाम में कभी कदार आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ द नेचुरल कलर ऑफ आयरन पाइराइट एंड मेटेलिक लस्टर ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट some samples of iron pyrite shine like gold and hence nicknamed as fool's gold। कि आयरन पाइराइट का नेचुरल कलर के कारण और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के चलते चमक आ जाने से यह सोना की तरह ही दिखता है जबकि एक्चुअल में है नहीं, और इसी आयरन पाइराइट के क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं फूल्स गोल्ड। सारे क्रिस्टल्स ऐसे नहीं चमकते हैं जिसमें डिफेक्ट हो वे। तो ये तो पहला कैटेगरी हुआ था कि इसमें मेटल एटम वहां से गायब हो जाएगा और उसके जगह कोई आ जाएगा क्या, या उसके जगह कुछ नहीं आएगा बल्कि बगल वाले केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस टाइप का डिफेक्ट वैसे ही क्रिस्टल शो करते हैं जिसमें मेटल एटम का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ऐसे कई क्रिस्टल दे देंगे NeCl, FeO, NiO है, उसके बाद MgCl2 पूछेगा बताओ इसमें से किसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होने का कंडीशन है कि मेटल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट हो। सोडियम S ब्लॉक एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी S ब्लॉक एलिमेंट है, तो बचा आयरन और निकेल, ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब ये दोनों में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं इस टॉपिक से। अब दूसरा तरीका जिसमें हम लोग का नॉन मेटल एटम बढ़ रहा है, मतलब एनायन का संख्या, तो ये कैसे होगा देखो। इसी क्रिस्टल में यदि हम लोग देखें, इसी क्रिस्टल में यदि हम लोग देखें तो ओरिजिनल क्रिस्टल ले लेते हैं, केटायन अपने जगह पे था तो केटायन को अपने जगह पे यहां रहने दो। इस बार चूंकि केटायन को कम नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, एनायन बढ़ाना है, जो दूसरा तरीका है। तो एनायन कहां बढ़ेगा, सारे एनायन तो अपने लैटिस साइट में है ही, तो ऑब्वियसली यदि कोई एनायन आएगा तो एनायन क्या करेगा, इस वैकेंट लैटिस साइड में, सॉरी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा। ये जो खाली जगह रहता है क्रिस्टल के अंदर जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं, इस इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा कोई एनायन। तो ठीक है कि एनायन का संख्या बढ़ गया, या यूं बोले कि केटायन का संख्या कम हो गया, तो अब नेगेटिव चार्ज भी तो बढ़ गया, क्योंकि एक्स्ट्रा एनायन आया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी बिगड़ गया। तो इसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी माने प्लस माइनस चार्ज को बराबर रखने के लिए क्या होगा कि कोई बगल वाले केटायन पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहां भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था केटायन पे, यहां भी आ रहा है, बस वहां था कि केटायन क्रिस्टल से बाहर जा रहा था, यहां कोई एनायन आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है। चूंकि मेटल का संख्या बढ़ाना है, मेटल एटम का, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट तुम मेटल एटम को ही बढ़ा दो, या फिर नॉन मेटल मेटल एटम का संख्या घटाना है। तो दो पॉसिबिलिटी है, पहला कि उस मेटल एटम को ही क्रिस्टल से बाहर कर दो, या दूसरा नॉन मेटल एटम को ले आओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई क्लासरूम में गर्ल्स और बॉयज का संख्या इक्वल है, 50-50 है, हम लोगों को गर्ल्स का संख्या बढ़ाना है। तो गर्ल्स का संख्या बढ़ाना है तो दो तरीका है कि डायरेक्ट गर्ल्स के संख्या को ही बढ़ा दो, एक गर्ल्स का और एडमिशन ले लो, 51 हो जाएगा, या दूसरा है कि एक बॉयज को ही बाहर कर दो। उसी प्रकार से यदि बॉयज की संख्या को बढ़ाना है या बॉयज की संख्या को घटाना है, तो बॉयज की संख्या को घटाना है, फिर वही बात हो जाएगा कि डायरेक्ट एक बॉय को ही हटा दो क्लासरूम से, या कोई दूसरे गर्ल्स का एडमिशन और ले लो, तो दोनों केस में हो जाएगा। तो किसी को कम या ज्यादा करना हो तो इसका हमेशा दो पॉसिबिलिटी होगा, यदि दो अलग अलग प्रकार के एटम्स क्रिस्टल में मौजूद हैं तो। अब जो इस टाइप का डिफेक्ट है, इस टाइप का डिफेक्ट मतलब जिसमें कोई एनायन आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, ऐसा डिफेक्ट काफी रेयर है। इस टाइप का क्रिस्टल डिफेक्ट जनरली ऑब्जर्व नहीं किया गया है। रीजन क्या है, पहले भी बता चुके हैं कि यह एनायन जो है ना, इसका साइज, ये जो इंटरस्टिशियल साइट है इसके साइज के तुलना में काफी बड़ा है। मतलब खाली जगह यदि इतना बड़ा है तो एनायन इतना बड़ा है, तो कैसे आकर के यहाँ रह पाएगा।
नहीं रह पाएगा। तो एनायन का साइज बड़ा होने के चलते वह इंटरस्टिशियल साइट को जनरली ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस टाइप का डिफेक्ट जिसमें कोई एनायन आ करके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करे काफी रेयर होता है और जनरली ऑब्जर्व नहीं किया जाता है किसी भी क्रिस्टल में। अब उसके बाद देखोगे कुछ कंसिक्वेंसेस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के कुछ परिणाम, जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के भी परिणाम थे कि क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जा रहा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम कर रहा था, पैरामैग्नेटिक हो जा रहा था। उसी प्रकार से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के भी कुछ कंसिक्वेंस हैं और इसमें पहला कंसिक्वेंस क्या आता है कि दो जो टाइप हम लोग देखें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, दोनों टाइप में ये जो केटायन है इस पर आ जा रहा है एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, और ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाने के चलते क्या हो रहा है कि केटायन वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव होल्स बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है आगे हम लोग देखेंगे। और ये पॉजिटिव होल्स क्रिएट होने के चलते ये सारे क्रिस्टल जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर का कार्य करते हैं। वो एन टाइप, ये पी टाइप। एन टाइप को क्यों? क्योंकि उसमें जो मूवमेंट हो रहा था नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, और इसमें जो मूवमेंट होगा वह पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स का होगा और उसके चलते कंडक्शन होगा। दैट्स वाई ये सारे क्रिस्टल्स काम करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का। एक इसमें और है, हम लोग जरा उसको भी देख लेते हैं। ये तो नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, दो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और दोनों नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्यों हुए? क्योंकि डिफेक्ट आ जाने के चलते हम लोग देख रहे थे कि केटायन और एनायन के रेशियो जो है डिफर कर जा रहे थे, और पहले ही बता चुके हैं कि यदि क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के चलते केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो प्रभावित हो तो वैसे ही डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। एक अब अगला इसमें है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है सो देखो, जैसे मान ले हम लोग कि NaCl का कोई क्रिस्टल है, तो NaCl का क्रिस्टल है, जरा इसका लैटिस भी बना लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस NaCl का, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। ठीक, ये मान लें NaCl का प्योर क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में मोनोवैलेंट केटायन है और मोनोवैलेंट एनायन है। अब यदि इस क्रिस्टल में कोई वैसा कंपाउंड या कोई वैसा इम्प्योरिटी मिला दिया जाए जिसमें इसका केटायन या एनायन दोनों में से कोई भी कॉमन ना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो मान लें कि इसमें हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिला दिए। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड भी क्रिस्टल है, दोनों को मिला दिए, मिला करके हीट किए। हीट करने से दोनों मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलने के बाद क्या होगा कि एक दूसरे में मिल जाएगा। दो सॉलिड को कैसे मिलाया जाता है? पिघला करके, जैसे दो मेटल से एलॉय बनाया जाता है तो दोनों को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, फिर मिला करके ठंडा कर दिया जाता है। वैसे ही NaCl भी सॉलिड क्रिस्टल है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड भी सॉलिड क्रिस्टल है। दोनों को आपस में मिला करके हीट करेंगे, जब दोनों मेल्ट कर जाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे, और मिल जाने के बाद फिर ठंडा कर देंगे तो वापस जो है सो सॉलिड बन जाएगा। अब क्या होगा जब NaCl में स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलाओगे तो देखो एनायन दोनों का कॉमन है, Cl माइनस यहाँ भी है तो Cl माइनस यहाँ भी है, तो एनायन का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा केटायन का, कि यहाँ जो केटायन है कौन सा है? स्ट्रोंटियम 2+, जबकि यहां कौन सा है? Na+। अब यदि तुम देखोगे चार्ज के आधार पर तो एक स्ट्रोंटियम आयन बराबर है 2 सोडियम आयन का, क्योंकि स्ट्रोंटियम पे 2+ है और सोडियम पे 1+ है, तो दोनों एक प्लस मिलाओगे तब ना 2+ होगा। तो जब इससे स्ट्रोंटियम आयन जाएगा, इसमें मिलेगा, क्लोराइड भी मिलेगा, लेकिन क्लोराइड का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी क्रिस्टल में पहले से भी क्या है? क्लोराइड है। तो जब स्ट्रोंटियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड में मिलाओगे तो क्या होगा कि स्ट्रोंटियम आयन रिप्लेस कर देगा सोडियम आयन को। एक स्ट्रोंटियम आयन 2 सोडियम आयन के बराबर है, तो
तो ये स्ट्रोंटियम आयन क्या करेगा कि कोई दो सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा। सपोज ये दोनों को हटा दिया, तो अपने तो एक ही केटायन है, लेकिन चार्ज दो था और उस चार्ज के आधार पर या दो केटायन को लैटिस से क्या किया, हटा दिया। लेकिन अपने तो कोई एक ही को ऑक्यूपाई करेगा ना, तो अपने मान के चलो कि ऑक्यूपाई किया यहां स्ट्रोंटियम 2+, तो ये वाला जगह तो खाली रह जाएगा, केटायन के लिए वैकेंसी हो जाएगा, नहीं केटायन वैकेंसी बन जाएगा। ये केटायन एक है, चार्ज दो था, इसीलिए दो सोडियम आयन को हटाया चार्ज के आधार पर कि यहां 2+ तो यहां 2+, इसलिए दो सोडियम को हटाया। लेकिन ओवरऑल है एक ही केटायन, तो रहेगा तो कहीं एक ही जगह, या तो यहां या तो यहां। यदि यहां है तो ये वाला वैकेंसी रह जाएगा, केटायन वैकेंसी। मान लो इसी प्रकार से यदि हम एल्यूमिनियम आयन देते तो एल्यूमिनियम पर 3+ है तो क्या करता, 3 सोडियम आयन को हटाता, और 3 सोडियम आयन को हटाता तो अपने कहीं एक जगह रहता और बाकी 2 जगह खाली रह जाता। तो उस केस में 2 केटायन वैकेंसीज क्रिएट होते। मतलब जब कोई हायर वैलेंसी का केटायन लोअर वैलेंसी के केटायन को रिप्लेस करता है तो हमेशा वहां केटायन के लिए खाली जगह बच जाता है, जिसको हम लोग केटायन वैकेंसी बोलते हैं। कितना केटायन वैकेंसी बनेगा तो यह डिपेंड करता है कि दोनों के चार्ज में कितना अंतर है। यदि 1 यूनिट का अंतर है तो 1 केटायन वैकेंसी, 2 यूनिट का अंतर है तो 2 केटायन वैकेंसी, 3 यूनिट का अंतर है तो 3 केटायन वैकेंसी। ऐसा तो हो क्या रहा है कि NaCl का प्योर क्रिस्टल में ये बाहर से हम सब्सटेंस मिलाए और इसके चलते डिफेक्ट आया, केटायन वैकेंसी क्रिएट हो गया, मतलब वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। तो जो बाहर से सब्सटेंस मिलाए ना इस प्योर क्रिस्टल में, इस इंप्योरिटी को हम लोग बोलते हैं डोपेंट। डोपेंट जो इंप्योरिटी मिलाया जाता है किसी प्योर क्रिस्टल में, तो उस इंप्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपेंट। और इस इंप्योरिटी को मिलाने से केटायन वैकेंसी यहां प्रोड्यूस हुआ, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ऐसा आने से जो मतलब ऐसा होने से, इंप्योरिटी डिफेक्ट होने से भी क्रिस्टल का प्रॉपर्टी चेंज करेगा, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो जा रहा है। तो वैकेंसी क्रिएट होने से अब जब आयन का इधर उधर मूवमेंट हो जाएगा तो हो सकता है कि यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाए, ऐसे कई पॉसिबिलिटी हैं प्रॉपर्टी चेंज होने के। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट इसी को बोलते हैं कि जब किसी प्योर क्रिस्टल में बाहर से कोई उस प्रकार का कंपाउंड मिला दिया जाए जिसमें केटायन या एनायन दोनों में से कोई एक प्योर क्रिस्टल में पहले से जो केटायन एनायन मौजूद है उसके जैसा नहीं हो, मतलब अलग हो, वैलेंसी उसका अलग हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वहां केटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाता है और क्रिस्टल का प्रॉपर्टी फिर चेंज कर जाएगा, कुछ नए प्रॉपर्टी भी आ जाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। इसके आधार पे 1-2 न्यूमेरिकल हैं, जरा इसको हम लोग कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कि इफ एल्यूमिनियम आयंस रिप्लेस सोडियम आयंस एट द एज सेंटर्स ऑफ NaCl lattice, then calculate the number of cation vacancies in 1 mole NaCl। बहुत कॉमन ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। NaCl क्रिस्टल की बात कर रहा है, पीछे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता चुके हैं। NaCl में क्या होता है कि Cl- का CCP लैटिस है, और Na+ कहाँ होता है तो Na+ आयंस होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 2 जगह बनते हैं, बॉडी सेंटर में और दूसरा एज सेंटर में।
एज टोटल 12 होता है एक क्यूबिक यूनिट सेल में, तो 12 एज का सेंटर में Na+ आयंस होंगे और एक बॉडी सेंटर में। टोटल जो हम लोग निकाले थे कैलकुलेट करके तो आया था 4 सोडियम आयन। बॉडी के अंदर जो है उसका कंट्रीब्यूशन 1 और जो एज पर है इसका 1/4, तो ये कट जाएगा, तो ये 3, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4। तो NaCl का एक मोल NaCl में टोटल सोडियम आयंस कितने हैं 4। अब बोल रहा है कि इसमें हम लोग एल्यूमिनियम ट्रिपल+ आयन का कोई कंपाउंड मिला रहे हैं, सपोज AlCl3 मिला रहे हैं, तो ये एल्यूमिनियम आयन क्या कर रहा है कि सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन कौन सा सोडियम आयन को, जो एज सेंटर में है। बॉडी सेंटर वाले सोडियम को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि किसको रिप्लेस कर रहा है, एज सेंटर में। तो एज सेंटर में टोटल सोडियम आयंस कितने हैं, 3 सोडियम आयंस निकाले ना, टोटल 12 एज है और एज वाला का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो उस हिसाब से सोडियम आयंस कितने आएंगे 3। तो एज सेंटर में जो आयंस हैं उस आयन को रिप्लेस कर रहा है कौन, एल्यूमिनियम आयन। तो अब यदि यहां से निकालोगे तो ऐसे देखो कि 3 सोडियम आयन है एज सेंटर में, ठीक। इसमें अब हम लोग मिला रहे हैं बाहर से एल्यूमिनियम ट्रिपल+, तो चार्ज के आधार पे 1 2 3+, यहां भी 3+, तो जब एल्यूमिनियम आयन यहां मिलाओगे तो क्या करेगा, ये तीनों सोडियम को रिप्लेस करेगा और तीनों में से कोई एक जगह अपने ऑक्यूपाई कर लेगा और बाकी 2 जगह रह जाएगा खाली। तो जब एक एल्यूमिनियम आयन जाता है तो टोटल कितना केटायन वैकेंसी बनाया, 2 केटायन वैकेंसी। चूंकि एज सेंटर में टोटल 3 सोडियम आयंस है तो 3 में से रिप्लेस तीनों को करेगा, हटा देगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, लेकिन जगह तो तीनों में से कोई एक ही ऑक्यूपाई कर पाएगा, तो बाकी 2 जगह खाली रह जाएगा, मतलब 2 केटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होंगे। अब टोटल सोडियम आयन है 4, या हम लोग बोले कि जो एक फार्मूला यूनिट है, एक फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, तो एक फार्मूला यूनिट मतलब कितने आयंस 4, तो इसमें कितना केटायन वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, 2 केटायन वैकेंसी, 2 केटायन वैकेंसी। तो यदि हम एक फार्मूला यूनिट में निकालें तो 2/4, एक फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl मतलब हुआ कि 4, तो 4 में से केटायन वैकेंसी हो रहा है 2। तो यदि हम एक NaCl के लिए निकालें, कितना के लिए निकालें, 1, या इस एक फार्मूला यूनिट को हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं 4 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl का मतलब यही हुआ कि NaCl का जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में टोटल 4 सोडियम आयन है, तो उस 4 सोडियम आयन में केटायन वैकेंसी कितना क्रिएट हो रहा है 2। तो यदि एक के लिए निकाले तो 2/4, हम लोग को कितना के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसको सॉल्व कर दो, 2/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये गुना भाग कर दोगे काट छाट करके तो वही आ जाएगा आंसर। तो ये मेन बात यहां हम लोग को समझना था कि कैसे केटायन रिप्लेस करता है और किस प्रकार से वैकेंसी क्रिएट होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के जैसा, एक क्वेश्चन नोट्स में और बना हुआ है और एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस shows that nickel oxide has formula Ni 0.98 O 1.00. What fractions of the nickel exist as Ni2+
एंड Na++, ऐसा क्वेश्चन है। निकेल ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है, तो जैसे निकेल ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखोगे NiO, 2+ 2-, फॉर्मूला से क्या लग रहा है कि एक निकेल एक ऑक्सीजन। लेकिन बोल रहा है कि जब एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि ऑक्सीजन तो एक है लेकिन निकेल एक नहीं है बल्कि उससे कम है, 0.98 हो गया। मतलब संख्या इसका मेटल का घट गया ना, मेटल के टाइम का। मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस होना है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस कब होता है, जब उस मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो निकेल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +3। इसका मतलब कि निकेल ऑक्साइड का क्रिस्टल में निकेल डबल+ आयंस भी मौजूद हैं और निकेल ट्रिपल+ आयंस भी मौजूद हैं। तो वही निकालना है कि कितना निकेल 2+ है और कितना निकेल 3+ है, फ्रैक्शन दोनों का ओवरऑल। कैसे निकालेंगे, तो मान लो लेट द फ्रैक्शन ऑफ निकेल 2+ बराबर x, मान लेते हैं हम लोग ऐसा। तो निकेल ट्रिपल+ का कितना हो जाएगा, निकेल ट्रिपल+, तो दोनों मिला करके 0.98, उसमें से 2+ का मान लिए x, तो दूसरा हो जाएगा 0.98 - x। ऐसा। अब निकेल ऑक्साइड पर जो ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज वह कितना है, 0 है। देखो ओवरऑल कोई चार्ज बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, 0। इसका मतलब कि इस निकेल ऑक्साइड का क्रिस्टल में जितने प्रकार के आयंस मौजूद हैं सभी आयनों के चार्ज को जोड़ेंगे तो वह कितना के बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो इस निकेल ऑक्साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, तो निकेल 2+ प्रेजेंट है, निकेल ट्रिपल+ प्रेजेंट है और वो डबल-, तो सबके चार्ज को जोड़ देंगे कितना आएगा, 0। तो निकेल 2+, तो इसका तो चार्ज ही हो गया +2, और ऐसे निकेल का संख्या कितना माने हैं, x, तो +2 × x, प्लस निकेल ट्रिपल+ का चार्ज है +3 और संख्या कितना है, 0.98 - x, प्लस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, -2 और इसका संख्या कितना है, तो 1, सब मिलकर कितना आना चाहिए, 0। जितने प्रकार के आयंस मौजूद हैं सभी आयनों के टोटल चार्ज को जोड़ देने से कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि क्रिस्टल ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो निकेल पर 2+ था तो +2 लिखिए और इसका संख्या x था तो x से मल्टीप्लाई किए, इस पर +3 था +3 लिखिए और इसका संख्या इतना है तो इतना। ऑक्सीजन पे -2 था तो -2 और एक ऑक्सीजन है तो 1। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा +2x, E3 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 2.98 - 3x - 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो -x आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो +0.98 आ जाएगा बराबर 0 या 4 आएगा यहाँ। तो इस तरह से जब x निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा 0.94। तो x बराबर 0.94 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक एक निकेल के लिए 0.94 निकेल डबल+ वाला है और 0.06 निकेल ट्रिपल+ वाला है। इसमें माइनस कर दोगे तो वही आ जाएगा, या 0.0 जो भी है 4 आएगा। परसेंटेज जब निकालोगे कि परसेंटेज ऑफ निकेल 2+, तो कैसे निकालेंगे, जितना ही है 0.94 टोटल जितना था 0.98 × 100 तो ये तकरीबन आता है 96%। तो 96% ही है तो बाकी 4% क्या हो जाएगा, निकेल ट्रिपल+ हो जाएगा। तो ऐसे परसेंटेज निकलेगा और ऐसे फ्रैक्शन निकलेगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो यही ध्यान में रखना है कि सारे चार्ज को क्या करोगे, पहले इक्वेट कर देना है और इक्वेट करके यहाँ x का वैल्यू निकाल लोगे, वही उसके अनुसार इसको सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से यहाँ जो क्रिस्टल डिफेक्ट था यह समाप्त होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।